India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। सबसे बड़े चारा घोटाले में लालू यादव दोषी करार, 21 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा। 36 लोगों को 3 साल की सजा, 24 आरोपी बरी किए गए। लालू को जेल की बजाय रिम्स भेजा गया। बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पहल, केंद्र से कहा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए रेरा नियम घर खरीदारों के हित में है या नहीं। मुस्लिम महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी का मामला, हरिद्वार कोर्ट ने यति नरसिम्हानंद को दी जमानत। सीजेएम कोर्ट ने जमानत याचिका की थी रद्द। India Legal presents Courts Roundup. चारा घोटाले से जुड़ी सबसे बड़े केस में लालू यादव को दोषी करार दे दिया गया है। मामला 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। लालू को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। डोरंडा कोषागार निकासी मामले में 36 लोगों को 3 साल की सजा सुना दी गई है। लालू सहित 37 लोगों की सजा पर 21 फरवरी को फैसला आएगा। अदालत ने इस मामले में 24 लोगों को बरी कर दिया। लालू को जेल की बजाय रिम्स में रखा गया है। $950 करोड़ रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया। लालू सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, वहीं 24 लोगों को बरी कर दिया। इस मामले में 36 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। आरजेडी सुप्रीमो को कोर्ट की ओर से दोषी करार देते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामला डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ 35 लाख रुपए के गबन का है। सीबीआई कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो पर दिसंबर 1995 और जनवरी 1996 के बीच दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपए का मामला साबित हुआ। 30 सितंबर 2013 को चारा घोटाला मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी माना। लालू दुमका ट्रेजरी मामले में सजा होने के बाद जेल गए। 17 अप्रैल 2021 को जमानत पर बाहर आए। डोरंडा कोषागार घोटाले में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए थे, जिसमें पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ढोने की कहानी शामिल है। मामला 1990 से 92 के बीच का है। अफसर और नेताओं ने फर्जीवाड़े की नई कहानी लिख दी। फर्जीवाड़ा कर बताया गया कि 400 सांड को हरियाणा और दिल्ली से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया। यानी घोटाले में जिस गाड़ी नंबर को विभाग ने पशुओं को लाने के लिए दर्शाया था, वे मोटरसाइकिल और स्कूटर के नंबर निकले। सीबीआई ने जांच में पाया कि कई टन पशु चारा, पीली मकई, बादाम, खल्ली, नमक आदि ढोने के लिए स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड का नंबर दिया गया था। जांच में सामने आया कि 1990 से 92 के दौरान 2,35,000 में 50 सांड, 14,04,000 से अधिक में 163 सांड और 65 बछिया खरीदी गई। वहीं क्रॉसब्रीड की बछिया और भैंस की खरीद का करीब 84 लाख का भुगतान मुर्रा लाइव स्टॉक दिल्ली के प्रोपराइटर विजय मलिक ने की थी। इस घोटाले में हिंदुस्तान लाइव स्टॉक एजेंसी की आपूर्तिकर्ता संदीप मलिक पर भी भेड़ और बकरी के लिए 27,48,000 रुपए भुगतान करने का आरोप है। सीबीआई ने जांच में कहा था कि ये व्यापक षड्यंत्र का मामला है। इसमें राज्य के नेता, कर्मचारी और व्यापारी सब भागीदार थे। इस मामले में बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र
समेत राज्य के कई मंत्री गिरफ्तार किए गए थे। लालू प्रसाद यादव को अब तक करोड़ों रुपए के चारा घोटाले से जुड़े 5 में से 4 मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। चारा घोटाले के 4 मामलों देवगढ़, चाईबासा, रांची के डोरंडा कोषागार और दुमका मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर बिल्डरों की मनमानी पर रोक और घर खरीदारों को मुश्किलों से बचाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वो ये जांच करे कि अलग अलग राज्य सरकार द्वारा बनाए गए रेरा के नियम घर खरीदारों के हित में हैं या नहीं। अदालत ने 3 महीने के भीतर जांच पूरी कर मई के पहले हफ्ते में उसकी रिपोर्ट भी सौंपने को कहा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने आदर्श बिल्डर बायर समझौते को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की है। पीठ ने केंद्र सरकार से ये जांच करने के लिए भी कहा है। राज्यों द्वारा लागू किए गए रेरा के नियम उसके द्वारा 2016 में बनाए गए नियमों के अनुरूप हैं या नहीं। पीठ ने वकील देवाशीष भरूका को न्याय मित्र भी नियुक्त किया है और उनसे राज्यों के नियमों की जांच में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की सहायता करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 2016 में रेरा कानून बनाने के बाद केंद्र सरकार ने बिक्री के लिए समझौते का मसौदा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया था। अभी तक बंगाल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने इसे नहीं लागू किया। पीठ ने कहा कि मौजूदा अवस्था में ये जानना आवश्यक है कि राज्यों द्वारा बनाए गए नियमों में केंद्र सरकार द्वारा 2016 के नियमों में अपनाए गए मानदंड शामिल हैं या नहीं, और क्या केंद्र और राज्यों के नियमों को कोई अंतर है जो घर खरीदारों के हित में है या नहीं। केंद्र की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी सुनवाई की शुरुआत में पीठ को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को कई राज्यों ने स्थानीय हालात में हिसाब से कुछ बदलाव के साथ लागू किया है। पीठ ने स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से नियमों में कुछ बदलाव को स्वीकार करते हुए कहा कि अधिकतर नियम केंद्र द्वारा 2016 में बनाए गए नियमों के अनुरूप होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ताजा व्यवस्था में लाखों घर खरीदारों को राहत दे दी है। अदालत ने कहा है कि घर खरीदारों का हित सुनिश्चित करना बैंकों के हित से ज्यादा जरूरी है। अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी बैंक का लोन चुकाने और पोजीशन हैंडओवर करने में नाकाम रहे तो घर खरीदारों के हित को प्राथमिकता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रेरा और सरफाई एक्ट के तहत रिकवरी प्रक्रिया के बीच टकराव की स्थिति में रेरा प्रभावी होगा। सरकार ने आईबीसी कानून में बदलाव करते हुए घर खरीदारों को कंपनी का भविष्य तय करने वाली क्रेडिटर्स कमेटी का हिस्सा बना दिया था, मगर बकाये के भुगतान में उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदने वालों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी बैंकों का पैसा नहीं चुका पाती और डिफॉल्टर हो जाती है तो प्रोजेक्ट में घर खरीदने वाले लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ऐसे बहुत से लोगों को फायदा होगा जिन्हें बिल्डर ने घर का कब्जा नहीं दिया है और वो बैंक से डिफॉल्टर भी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट या रेरा और सरफेसी एक्ट के तहत रिकवरी प्रक्रिया के बीच टकराव की स्थिति में रेरा प्रभावी होगा। सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी में बदलाव करते हुए घर खरीदारों को कंपनी का भविष्य तय करने वाली क्रेडिटर्स कमेटी का हिस्सा बना दिया था, मगर बकाये के भुगतान में उन्हें प्राथमिकता नहीं दी। सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में घर खरीदने वालों को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का हिस्सा बना दिया है। कमेटी डिफॉल्टेड कंपनी के भविष्य के बारे में फैसला करता है। हालांकि लिक्विडेशन के मामले में होम बायर्स को प्राथमिकता नहीं मिली है। इस कारण बिल्डर के डिफॉल्ट होने पर उनका सब कुछ लुट जाता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब घर खरीदने वालों को लिक्विडेशन में भी वरीयता मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्ट करती है और सिक्योर्ड क्रेडिटर के नाते बैंक उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेता है तो बिल्डर या प्रमोटर इसकी शिकायत रेरा से कर सकता है।
गौरतलब है कि जब कोई रियल एस्टेट कंपनी बैंक का कर्ज नहीं चुका पाती है तो बैंक के पास तो अपने लोन की वसूली के कई रास्ते होते हैं। सबसे उन लोगों के पास अपना रुपया वापस पाने का कोई तरीका नहीं होता जिन्होंने प्रोजेक्टर में घर खरीदा है और उन्हें अभी घर का कब्जा भी नहीं मिला होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसे लोगों को बहुत सहूलियत होगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्ट करती है और सिक्योर्ड क्रेडिटर के नाते बैंक उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेता है तो बिल्डर या प्रमोटर इसकी शिकायत रेरा से कर सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि रेरा कानून के दायरे में बैंक नहीं आते हैं क्योंकि वो इसके प्रमोटर्स नहीं हैं। ऐसे में अगर बैंक लोन रिकवरी करता है तो रेरा को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत एक याचिका का फैसला करते समय किसी अदालत के पास मामले को नए फैसले के लिए मध्यस्थ को रिमांड करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब उक्त याचिका पर योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाता है। जस्टिस MR शाह और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि ये सिद्धांत लागू नहीं होता जब दोनों पक्ष अवार्ड को रद्द करने और मामले को नए तर्कपूर्ण अवार्ड के लिए मध्यस्थ को भेजने के लिए सहमत हुए। अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में भी जहां किसी भी आधार पर फैसला रद्द कर दिया गया हो, पक्ष अभी भी एक ही मध्यस्थ द्वारा नई मध्यस्थता के लिए सहमत हो सकते हैं। एक पक्ष ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट की एकल पीठ के समक्ष मध्यस्थता अवार्ड को चुनौती दी। अदालत ने सहमति से अवार्ड को रद्द कर दिया और एक नया तर्कपूर्ण अवार्ड पारित करने के लिए मामले को एकमात्र मध्यस्थ को भेज दिया। अदालत ने बाद में उक्त आदेश में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें पक्ष ने तर्क दिया कि मामले को उसी एकमात्र मध्यस्थ को भेजे जाने के लिए सहमति नहीं दी गई थी। बाद में एकल पीठ ने उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता ने यही तर्क दिया था। डिवीजन बेंच ने इन आदेशों को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने एक सहमति आदेश पारित किया था और पक्ष निर्णय को रद्द करने और मामले को नए तर्कपूर्ण निर्णय के एकमात्र मध्यस्थ को भेजने के लिए सहमत हुए थे। अदालत ने कहा कि इसलिए जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है वो लागू नहीं होंगे या फिर किसी भी सहायता के बिना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टनरशिप एक्ट की धारा 30 की उपधारा 5 एक नाबालिग भागीदार पर लागू नहीं होगी जो अपने वयस्क होने के समय भागीदार नहीं था। जस्टिस MR शाह और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने कहा कि जब वो नाबालिग होने के नाते पार्टनर था तो वो पार्टनरशिप फर्म के किसी भी पिछले बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 30(5) के तहत किसी भी समय अपनी वयस्कता प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर या उसके विवेक प्राप्त करने के लिए उसे साझेदारी के लाभों के लिए शामिल किया गया है। जो भी बाद में हो, ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक नोटिस दे सकता है कि उसने भागीदार बनने के लिए चुना है और ऐसा नोटिस फर्म के संबंध में उसकी स्थिति का निर्धारण करेगा। इसमें शर्त है कि यदि वो ऐसा नोटिस देने में विफल रहता है तो वो 6 महीने की समाप्ति पर फर्म में एक भागीदार बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष अपीलकर्ता राज्य ने तर्क दिया कि वयस्कता प्राप्त करने के बाद इन व्यक्तियों ने धारा 30 की उपधारा 5 के तहत आवश्यक कोई नोटिस नहीं दिया, उन्हें भागीदार माना जाएगा और इसलिए उनकी साझेदारी फर्म की बकाया राशि की देयता भुगतान जारी रखेगा। इधर हरिद्वार की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शक्तिशाली डासना देवी मंदिर के प्रमुख यति नरसिंहानंद को मुस्लिम महिलाओं पर उनकी कथित आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी के लिए दर्ज एक मामले में जमानत दे दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने CJM कोर्ट के आदेश के खिलाफ जमानत मांग वाली याचिका पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जिसमें उन्हें 19 जनवरी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस मामले में आरोप लगाया गया कि नरसिंहानंद ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक, अपमानजनक, अभद्र टिप्पणियां की थी। नरसिंहानंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके 2 वीडियो जो ट्विटर और यूट्यूब पर पोस्ट किए गए थे। वीडियो में नरसिंहानंद को मुस्लिम महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक
और अपमानजनक टिप्पणी करते देखा गया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद नरसिंहानंद को 16 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद हरिद्वार कोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की गई। इससे पहले सीजीएम मुकेश आर्य ने अभियोजन पक्ष द्वारा दायर दस्तावेजों और प्राथमिकी को देखने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया था। जमानत खारिज करने के इस आदेश के खिलाफ उन्होंने सत्र न्यायाधीश का दरवाजा खटखटाया था। आज नरसिंहानंद के वकील नारायण हरगुप्ता की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत एक आरोपी को ये कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि वो हाईवे पर चोरी में शामिल संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा है। अधिनियम की धारा के तहत परिभाषित संगठित अपराध सिंडिकेट का अर्थ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो अकेले या सामूहिक रूप से संगठित अपराध की गतिविधियों में लिप्त एक सिंडिकेट या गिरोह के रूप में कार्य करता है। जस्टिस एएस सुपहिया की खंडपीठ ने संगठित अपराध को ऐसी निरंतर गैरकानूनी गतिविधि के रूप में समझाया जिसमें हिंसा, धमकी, डर, जबरदस्ती या अन्य गैरकानूनी साधनों के जरिए अपने लिए आर्थिक लाभ, अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ या किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऐसा लाभ पाने का मकसद से उग्रवाद को बढ़ावा देने का मकसद में लिप्त रहा जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल हिंसक गतिविधि आदि में लिप्तता या तो आर्थिक लाभ के लिए या फिर अन्य लाभ के लिए एक व्यक्ति के रूप में उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए या अकेले संयुक्त रूप से संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से उक्त गतिविधि को संगठित अपराध की परिभाषा के दायर लाने में पर्याप्त होगा। मौजूदा मामले में अदालत ने कहा कि जमानत मांग रही आरोपी वाहन चोरी, शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन, निषेध अधिनियम के उल्लंघन आदि जैसे संगठित अपराधों में शामिल गिरोह का सदस्य है। कोर्ट ने कहा कि विभिन्न अपराधों में कम से कम 20 सदस्य शामिल हैं। आवेदक की मिलीभगत का पता तभी चल सकता है जब सिंडिकेट के अन्य सदस्यों को पकड़ लिया जाए और उनकी जांच की जाए। बेंच ने प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकाला कि ऐसा लग रहा है कि आवेदक 20 आरोपी व्यक्तियों के एक सिंडिकेट का हिस्सा है। इसने प्रसाद श्रीकांत पुरोहित बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 7 एसएससी का उल्लेख किया है। इधर मानसिक स्वास्थ्य पर पटना उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य राज्य सरकार की सबसे कम प्राथमिकता है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य या तो जरूरतमंद लोगों का उपचार विशेष रूप से कोविड-19 के समय में राज्य सरकार की सबसे कम प्राथमिकता है। न्यायालय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के अनुसार एक वैध और कार्यात्मक राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में सरकार को मानसिक स्वास्थ्य और कोविड-19 चिंता, तनाव और अवसाद पर प्रामाणिक जानकारी प्रदान करके जागरूकता फैलाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। राज्य की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने पर बेंच ने इस बात पर हैरानी जताई कि इस तरह के किसी भी प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया था और ये भी 2020 में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल एक विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित किया गया था। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तर्क अस्पष्ट थे। टिप्पणी करते हुए कहा कि वो चरण क्या है, इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, चयन प्रक्रिया में कौन लगे हैं, क्या सभी सवालों के जवाब अपनी कल्पना से ही छोड़ दिए जाते हैं। कोर्ट ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने और 25 फरवरी से पहले नवीनतम स्थिति दिखाते हुए अनुपालन का एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव को कानून के अन्य प्रावधानों के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.